दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों की कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, जेम्स बॉन्ड, एथन हंट। लेकिन असल जिंदगी में जासूसी की कीमत जानने के लिए आपको भारत के उस ब्लैक टाइगर की कहानी समझनी होगी, जिसने अपनी पहचान मिटा दी, अपना धर्म बदल दिया और दुश्मन के घर में घुसकर उसकी सेना की नींव हिला दी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसने भारत के लिए जासूसी करते हुए पाकिस्तानी सेना में मेजर की रैंक हासिल कर ली थी। उसने न सिर्फ पाकिस्तान के राज भारत तक पहुंचाए, बल्कि उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली और वहीं बस गया। उसकी बहादुरी और जासूसी के कायल खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हुई, जिन्होंने उसे ब्लैक टाइगर नाम दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि बहुत बड़े धोखे और अकेलेपन की भी है। 8 साल तक दुश्मन के देश में रहने के बाद उसे एक दिन पकड़ लिया गया। उसके बाद जो 18 साल उसने पाकिस्तान की जेल में काटे, वो आज भी दुनिया की सबसे भयानक यातनाओं में से एक माने जाते हैं। लेकिन उसने अपने देश का एक भी राज उन दुश्मनों के सामने नहीं खोला। उसने अपनी मौत को भी चुप रहकर गले लगा लिया। तो चलिए आज जानते हैं भारत के उस बहादुर जासूस की पूरी कहानी, रविंद्र कौशिक की, जिसने अपनी पहचान बेच दी ताकि देश की रक्षा हो सके। कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 से, जब राजस्थान के श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। उनके पिता जेएम कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे, इसलिए रविंद्र का बचपन देशभक्ति और अनुशासन के माहौल में बीता। रविंद्र को एक्टिंग और थिएटर का बहुत शौक था। बीकॉम की पढ़ाई के दौरान वो अक्सर नाटकों में हिस्सा लेता था। उसकी पर्सनैलिटी और स्टाइल इतनी दमदार थी कि दोस्त उसे अक्सर एक्टर विनोद खन्ना से तुलना करते थे। 1970 के दशक की बात है। लखनऊ में एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जहां रविंद्र ने भी हिस्सा लिया। उसने एक ऐसे भारतीय सैनिक का किरदार निभाया जिसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो अपने देश के राज कभी नहीं खोलता। रविंद्र ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दर्शक उसकी एक्टिंग देखकर अचंभित रह गए। उस समय 1971 के युद्ध के बाद रॉ एजेंसी अपनी खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी थी। नाटक खत्म होने के बाद रॉ के अधिकारी रविंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने उसे एक खास मिशन के बारे में बताया, जासूसी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस रास्ते पर जान का खतरा हमेशा बना रहेगा और शायद उसकी पहचान हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। रविंद्र ने एक पल की भी देर नहीं की। उसकी देशभक्ति और बड़ा करने की चाहत ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद रविंद्र ने नौकरी के बहाने दिल्ली का रुख किया। यहां शुरू हुई उसकी असली ट्रेनिंग। अगले 2 साल तक उसे एक ऐसे जवान में तब्दील किया गया जो भारतीय लगे ही नहीं। उसकी ट्रेनिंग बेहद सख्त थी। उसे पाकिस्तान की भूगोल, भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में सिखाया गया। उसने इस्लामिक रीति रिवाज सीखे, नमाज पढ़ना सीखा और यहां तक कि कुरान की आयतें भी याद कर लीं। सबसे मुश्किल काम था अपनी असली पहचान को मिटा देना। रविंद्र कौशिक का अस्तित्व सरकारी रिकॉर्ड से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। उसे एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। अब वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद का रहने वाला एक आम नागरिक था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब भेजा गया। उसने वहां संपर्क बनाए और अपनी जासूसी क्षमता साबित की। आखिरकार 1975 में उसकी तैनाती पाकिस्तान में हो गई। भारत ने दुश्मन के घर में अपनी आंख और कान भेज दिए थे। 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में सत्ता संभाली और वहां का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। रविंद्र यानी नबी अहमद शाकिक ने अपना मिशन शुरू किया। उसने पाकिस्तान में रहते हुए कराची यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसका अंतिम लक्ष्य था पाकिस्तानी सेना में भर्ती होना। उसने परीक्षा पास की और पाकिस्तानी सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बन गया। ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। अब उसके पास सेना के अंदरूनी दस्तावेज तक पहुंच थी। उसने पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों की तैनाती, युद्ध रणनीति और ऑपरेशन प्लान्स की जानकारी भारत भेजनी शुरू कर दी। वो अदृश्य स्याही और दुबई व कुवैत के रास्ते डाक के जरिए संदेश भेजता था। पाकिस्तान में अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने पूरी तरह से वहां के समाज में घुल मिल जाना जरूरी समझा। उसने एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी कर ली और उसके बेटे का नाम अरीब रखा। ये उसकी कहानी का सबसे दुखद पहलू था। उसकी पत्नी और बेटा आज तक नहीं जान पाई कि उनका पति और पिता असल में कौन था। उनके लिए वो नबी अहमद शाकिर ही था। रविंद्र की काबिलियत की बदौलत उसे जल्दी ही प्रमोशन मिलने लगी। कुछ ही सालों में वो मेजर की रैंक तक पहुंच गया।
अब उसके पास आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के टॉप सीक्रेट्स तक पहुंच थी। रविंद्र की भेजी गई जानकारी इतनी सटीक और अहम थी कि पाकिस्तान के कई ऑपरेशन भारत के सामने धरे के धरे रह गए। भारत ने पाकिस्तान की कई घुसपैठ की कोशिशों को पहले ही रोक दिया। एक बार की बात है, उसकी भेजी गई जानकारी के कारण भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े प्लान को नाकाम कर दिया, जिससे करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बच गई। ये सब देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने रविंद्र कौशिक को एक खास कोड नेम दिया, ब्लैक टाइगर। रविंद्र अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे रहा था। वो दुबई के रास्ते भारत आता था, लेकिन उसका परिवार यही समझता था कि वो दुबई में नौकरी करता है। उसने अपने भाई की शादी में भी हिस्सा लिया था। ये आखिरी बार था जब उसने अपने परिवार को देखा था। लेकिन अब तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को शक होने लगा था कि उनके सिस्टम में कोई तो है जो लगातार भारत को जानकारी दे रहा है। 1983 का साल रविंद्र के लिए बदले का साल साबित हुआ। भारत ने एक और एजेंट इनायत मसीह को रविंद्र के संपर्क में आने के लिए भेजा था, लेकिन यहां गलती हो गई। इनायत मसीह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे बेरहमी से टॉर्चर किया। यातनाओं को सहन न कर पाने के कारण इनायत मसीह ने रविंद्र कौशिक की असली पहचान उजागर कर दी। पाकिस्तान ने जाल बिछाया। इनायत मसीह को रविंद्र को फोन करने के लिए मजबूर किया गया और एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया गया। रविंद्र को इस धोखे का अंदाजा नहीं था। वो निश्चिंत होकर पार्क पहुंचा और वहां पाकिस्तानी पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उसे घेर लिया। उसका 8 साल का सफर एक पल में खत्म हो गया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र का जीवन नरक बन गया। उसे पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया, सियालकोट, कोट लखपत और अंत में मियां वाली जेल। उसे 18 साल तक कैद रखा गया। इन 18 सालों में उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया। उसे भूखा रखा गया, बुरी तरह पीटा गया और अकेले काले कोठरी में रखा गया। पाकिस्तानी एजेंसियां उससे भारत के राज उगलवाना चाहती थीं, लेकिन रविंद्र ने अपनी जबान नहीं खोली। उसे 1985 में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। उसने अपने देश का एक भी राज उन दुश्मनों के सामने नहीं खोला। उसे उम्मीद थी कि भारत उसे वापस लेने आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जेल में रहते हुए उसने गुप्त रूप से अपने परिवार को पत्र लिखे। तब जाकर उसके भाई और परिवार को उसकी असली पहचान और उसके फंसे होने की सच्चाई का पता चला। उसके परिवार ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस दुख के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। रविंद्र ने एक पत्र में लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो मुझे 3 दिन में छुड़ा लिया जाता, लेकिन भारत के लिए वो सिर्फ एक ब्लैक टाइगर था जिसे अब कोई नहीं जानता था। नवंबर 2001 में लंबी बीमारी और यातनाओं के बाद रविंद्र कौशिक की मौत मियां वाली जेल में हो गई। उसकी लाश को भी भारत नहीं लाया गया। वो वहीं पाकिस्तान की धरती पर दफन हो गया। सालों तक भारत सरकार ने रविंद्र कौशिक को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। उसके भाई ने कभी पैसे नहीं मांगे, बस इतना चाहा कि देश उसके बलिदान को मान्यता दे। लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि एक बार जब एक जासूस पकड़ा जाता है तो वो किसी का नहीं रह जाता। जिस देश ने उसे भेजा था वो भी उसका दावा नहीं कर पाता। आज रविंद्र कौशिक की कहानी फिल्मों और मीडिया के जरिए जिंदा है। फिल्म एक था टाइगर और आने वाली बायोपिक द ब्लैक टाइगर उनकी विरासत को दर्शाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही देशभक्ति, जासूसी या रोमांचक कहानियों पर वीडियो बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।